मैं प्रेम कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान सरकार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको रीट के जो मुख्य परीक्षा है उसके हिसाब से समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में क्विक रिवीजन कराऊंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि टॉपिक में दिया गया है समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया तो परिमाप आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। देखो, समतलीय आकृतियों में तीन प्रकार की आकृतियां होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब त्रिभुजों के कई प्रकार हैं, वैसे ही चतुर्भुजों के और वर्गों के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के कौन से प्रकार है और सभी प्रकार के जो त्रिभुज है उनका परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अगर परिमाप का कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है परि। तो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई परी आ जाए तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ उसके एक चक्कर लगाएंगे। जैसे उसको चक्कर लगा लगा के देखेंगे कि परी कहां से आई है, कैसी दिखती है। तो आपको भी एग्जाम में क्या करना है, जहां पे भी परी शब्द दिख जाए आपको एक चक्कर काट लेना है और आपका परिमाप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। आपको एक चक्कर काटना है। अब आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। तो आप चक्कर कहीं से भी काटना शुरू करें। अगर आपने यहां से चक्कर शुरू किया तो आप ऐसे चलेंगे तो कितना चले, 1 सेंटीमीटर। फिर यहां से यहां कितना चले, ए। और फिर आप यहां से यहां कितना चले, ए। ए प्लस ए प्लस ए, तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है 3a। आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। इसमें भी आप चक्कर काटेंगे तो यहां से यहां पे आए ए, यहां पे आए ए प्लस बी। तो ए और ए हो गए 2a प्लस बी, तो इसका परिमाप हो गया 2a प्लस बी। ऐसे ही विषम बाहु त्रिभुज में आपने a प्लस बी प्लस सी दूरी तय करी तो यहाँ परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण, आप चक्कर काटना शुरू करेंगे तो यहां से यहां चलेंगे आधार के बराबर, यहां से यहां चलेंगे कर्ण के बराबर, यहां से यहां चलेंगे लंब के बराबर। तो इसका परिमाप हो जाता है आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। उसके बाद में हम चेक करते हैं चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले प्रकार का चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो कहीं से भी चक्कर काट लो। यहां से शुरुआत करते हैं। इस बार यहां से यहां पर आए ए भुजा और फिर यहां से यहां आए ए भुजा, फिर यहां से ए और यहां से ए, तो 4 बार ए हो गया 4a। यहाँ पे आयत होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक आंतरिक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये भुजा ए तो सामने वाली भुजा ए, ये भुजा बी तो सामने वाली भुजा बी। आप यहां से यहां चलते हैं ए, यहां से यहां बी, फिर से ए और फिर से बी। तो ए 2 बार आ गया और बी 2 बार आ गया, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं और एक साथ में लिख सकते हैं 2a प्लस बी। ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए हो गया 2a और b प्लस बी हो गया 2b। फिर मैंने कॉमन लेके लिख दिया 2 कोष्टक a प्लस बी। उसके बाद में होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बनता है, तो किसी वर्ग को अगर आप दबा देते हैं तो समचतुर्भुज का निर्माण होता है। अब इसकी भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज की भुजाएं भी बराबर है, केवल इसका जो कोण है वो बदल जाता है। बाकी वर्ग और समचतुर्भुज में यही समानता है कि इसकी भी भुजाएं बराबर और इसकी भी भुजाएं बराबर। इसका कोण 90 डिग्री का होता है और इसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे परिमाप हमें ज्ञात करना है तो a और यहां से यहां a और फिर वापस a और फिर वापस a, तो कितना हो गया 4a। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का निर्माण किसी भी आयत को दबाने से होता है। तो यहाँ पे आयत का जो परिमाप है वही समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। और आप देख भी सकते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी कितना हो गया, 2 बार a और 2 बार b, तो 2 कॉमन लेने पे a प्लस बी। ऐसे ही आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज का परिमाप है, इसमें चारों भुजाएं अलग अलग होती है। हम कहें समलंब चतुर्भुज या फिर विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं अलग अलग होती है। तो चारों भुजाएं अलग अलग है तो ए बी सी और डी चारों को जोड़ना होगा। तो चारों भुजाओं का जोड़ करके हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसके बाद में नंबर है वर्त का। वर्त एक तो होता है पूरा वर्त और एक होता है आधा वर्त। ठीक है, अब आपको पूरे वर्त का अगर परिमाप याद करना है तो इसमें आपको यहां से लेके यहां तक चक्कर काटना पड़ेगा। पूरा पूरा चक्कर काटेंगे, आपको ध्यान रखना है ये कितना होता है 2 पाई आर, परिधि के बराबर होता है। वर्त का एक चक्कर काटते हैं तो वो कितना होता है 2 पाई आर, परिधि के बराबर होता है। अब यहाँ पे हो गया आधा वर्त। अब आधे वर्त में आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक चलना है और यहां तक चलने पर आप क्या वापिस उसी स्थान पे पहुंच पाए जहां से शुरू किया था। नहीं तो यहाँ पे पूरा चक्कर नहीं हुआ, तो अब आपको ऐसे वापिस भी आना पड़ेगा। तो यहां से यहां ये तो हो गया आधा चक्कर, क्योंकि अगर आप पूरा चक्कर काटते तो पूरा वर्त होता, लेकिन आपने केवल आधा चक्कर काटा है। तो पूरा चक्कर होता है 2 पाई आर।
आधा चक्कर हो जाएगा पाई आर। इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक ये जो घुमावदार दूरी है वो है पाई आर। लेकिन अब आपको सीधा भी चलना है तो यहाँ केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी है वो होती है त्रिज्या। तो यहां से यहां होगी आर, ऐसे यहां से यहां भी कितनी होगी आर। आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचे तब हो गया पाई आर, उसके बाद में वापस आएंगे आर, फिर यहां तक आएंगे आर, तो ये आर प्लस आर हो जाएगा टू आर। तो ये टोटल हो गया पाई आर प्लस आर, या कहें पाई आर प्लस 2r। आप r को कॉमन भी ले सकते हैं, तो r कॉमन आ गया पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई, जैसा भी आपका मन करे आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि समतलीय आकृतियों के परिमाप हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इनके क्षेत्रफल के बारे में। अब आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या तरीका होता है? तो सबसे पहले हम एक आयत लेते हैं, और आयत का क्षेत्रफल है वो सब आप जानते हैं क्या होता है, आधार और गुणा ऊंचाई। किसी भी चतुर्भुज या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर हम इस आयत को आधा कर दें तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। आयत को आधा कर दें मतलब इसके क्षेत्रफल को भी आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब वो सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करें तो सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको आधार का पता है, कितना है आधार a, तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार a गुणा ऊंचाई। अब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसके शीर्ष से इसके आधार पे एक लंब खींचते हैं। शीर्ष से आधार पे लंब खींचा तो ये बिल्कुल बीचों बीच सामने वाली जो भुजा है आधार उसके बिल्कुल बीचों बीच आके टच करेगा। अब ये सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। अब यहां से यहां तक टोटल a था, तो यहां से यहां तक a/2 और ये भी a/2, मतलब a/2 ये और a/2 ये। मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूं इधर। आपको ऊंचाई h ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा a है और ये वाली भुजा a/2 है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये कर्ण हो गया a, आधार हो गया a/2 और ऊंचाई h आपको ज्ञात करनी है, मतलब लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया a का स्क्वायर माइनस आधार हो गया a/2 का स्क्वायर। सोल्व किया तो लंब का मान आ गया √3/2 a। अब लंब का मतलब हो गया ऊंचाई, ऊंचाई आ गई √3/2 a, यहाँ पे रखेंगे तो √3/2 और ये हो गया a। ऊपर वाले को गुणा किया तो ऊपर तो √3 है और बट्टे में 2 और 2 हो गया 4 और a गुणा a हो गया a स्क्वायर। आपके पास में क्षेत्रफल का सूत्र आ गया √3/4 a स्क्वायर और ऊंचाई का सूत्र आ गया √3/2 a। तो समबाहु त्रिभुज में दो चीजें आपने ज्ञात कर ली। पहला तो इसकी ऊंचाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊंचाई, और दूसरा इसका क्षेत्रफल। तो दोनों का सूत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। पहले ऊंचाई, ऊंचाई एक दूरी होती है तो इसकी जो विमा है या इकाई है वो सेंटीमीटर में होगी, मतलब भुजा है वो एक ही रूप में आएगी। जबकि यहाँ पे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर में होने के कारण से यहाँ पे एक का स्क्वायर आएगा। आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। आप एक संख्या याद रखना √3 और यहाँ पे ऊंचाई है, इसका मतलब a आएगा, तो √3 और a और बट्टे में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको पता है इसका वर्ग होगा, तो √3 को तो ऐसा ही रहने देना और उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका वर्ग कर देना। a का वर्ग हो गया a स्क्वायर और 2 का वर्ग हो गया 4, तो √3/4 a स्क्वायर। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऊंचाई आ गई और क्षेत्रफल आ गया। परिमाप आप जान ही चुके हैं, a और a तीनों जुड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। तो ये हो गया भाई समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आधार और जो अन्य दो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती है, आधार अलग होता है और जो बची हुई दो भुजाएं हैं वो अलग होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं, इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। जैसे ये भुजा a है और ये वाली भुजा भी a है, और सामने वाली भुजा है वो समान नहीं है, मतलब असमान है, b है। ये हो सकता है इन दो भुजाओं से छोटी हो या हो सकता है इन दोनों भुजाओं से बड़ी हो। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करें तो आपको इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटेगा, b/2 और b/2। इस बार आप ऊंचाई h ज्ञात करेंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब b/2 का स्क्वायर, और ये टोटल हो जाएगा h स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4। ये यहाँ पे आएगा तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बट्टे 4। ये तो h स्क्वायर का मान है, h का मान हो जाएगा √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बट्टे में 4। 4 का रूट निकल जाएगा, बाकी का निकलेगा नहीं, तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बट्टे में 2। ऊंचाई आपके पास में आ चुकी है।
अब आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है b, ये वाली भुजा आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई है √4a² माइनस b² और बट्टे में 2, ये टोटल हो गया 1/2 गुना 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया b और √4a² माइनस b²। अब ये वाला सूत्र आपको याद रखना ही है। कैसे याद रखेंगे, देखो आपको एक सूत्र का पता होगा श्रीधराचार्य सूत्र, और आपने याद किया होगा कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनमें मूलों का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बट्टे 2 और a, ऐसा सूत्र आप जानते हैं। इससे मिलता जुलता ये वाला है, देखो यहाँ पे जो b है तो वो b यहाँ पे भी आएगा, और आप ऐसे याद रखेंगे b और फिर रूट के अंदर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, b यहाँ पे आ गया तो इस बार a आना है, तो b के बट्टे में 4 भी आ जाएगा, तो b के बट्टे में 4 आ जाएगा। अब ये 4 कैसे आया, तो यहाँ पे बट्टे में 2 तो है ही, और इस a को भी आप 2 मान लेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, ऐसे याद रखने का तरीका। तो b के बट्टे में आ गया 4, अब b के साथ में तो 4 आ चुका है, अंदर a के साथ में 4 आएगा, तो 4a² और माइनस b², ऐसे आप याद रख लेना, b/4 √4a² माइनस b²। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद में हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अभी मैं आपको केवल और केवल इनके सभी के सूत्र और कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो विषम बाहु जो त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं असमान होती है या अलग अलग होती है, एक भुजा है ए, एक भुजा है बी और एक भुजा है सी। अब अलग अलग भुजाएं हैं तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं ज्ञात कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस बार शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब खींचेंगे तो वो बीच में नहीं मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा तो ये b/2 नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंबाई कितनी है, हम इस लंबाई को आसानी से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई वाला तरीका है वो काम में नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें, इसके लिए आपको एक हीरो को बुलाना पड़ेगा, तो हीरो को बुलाना पड़ेगा, इसका मतलब हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र आपको यूज करना है। और हीरो का सूत्र कैसे होता है, हीरोन का सूत्र हो जाएगा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पे s क्या होता है, s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब परिमाप तो हो गया a प्लस b प्लस c। अब आपको आधा करना है इसको, मतलब अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप का मतलब हो गया परिमाप का आधा, मतलब a प्लस b प्लस c बट्टे 2, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। अर्ध परिमाप को हम लिख रहे हैं s से, तो यहाँ पे s का मतलब अर्ध परिमाप है, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c और बट्टे में 2। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ये भुजाएं हैं और इन भुजाओं का विषम बाहु त्रिभुज है। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो सबसे पहले हम s का मान ज्ञात करते हैं। s होता है अर्ध परिमाप, तो तीनों को जोड़ के आधा करना है, 3 + 4 हो गया 7 + 5 हो गया 12, इसका आधा किया तो हो गया 6, s का मान आ गया 6। अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र है ये वाला, इसमें मान रख देना है, तो आप लिखेंगे √s, s का मतलब हो गया 6, फिर s माइनस a, तो 6 माइनस a का मतलब पहली भुजा, 6 में से 3 गया तो बच गया 3, और उसके बाद में s माइनस b मतलब 6 माइनस 4 बच गया 2, उसके बाद में s माइनस c 6 माइनस 5 बच गया 1। इसको सोल्व किया तो 6 को आप 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये 3 पहले से है और ये 2 पहले से है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, 3 3 2 बार है, 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 2 बार है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा हो गया 2 6। अब क्षेत्रफल है, इसके कारण से इसकी जो यूनिट है वो वर्ग इकाई होगी, तो 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई का मतलब हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर या 6 वर्ग मीटर या 6 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा जो है वो कर्ण होती है, दूसरी भुजा आधार और तीसरी भुजा लंब होती है, या कहें एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। अब एसएससी में एक सवाल पूछा गया था एक बार कि बताइए दिए गए त्रिभुज में आपको बताना था आधार क्या है, दिए गए त्रिभुज में आधार कौन सा है, बीसी है या फिर एबी है या फिर एसी है।
तो यहाँ पे आधार का मतलब क्या होता है समझना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये तो आप सब जानते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। तो आधार कौन सा होता है फिर? आप सोच रहे होंगे आधार बीसी भुजा है, लेकिन यहाँ पे आधार बीसी भुजा नहीं है। आधार कौन सा होता है? तो आधार की परिभाषा होती है वह भुजा जिस पर कोण बना हुआ है। तो कोण यहाँ पे कौन सी भुजा पे बना हुआ है? तो ये कोण यहाँ पे बना हुआ है, थीटा यहाँ पे बना हुआ है। तो कोण इस कर्ण पे तो बना हुआ नहीं, क्योंकि कर्ण पे कोण नहीं बनता, बची हुई भुजा पे बनता है। तो बची हुई भुजा कौन सी है? AB। तो यहाँ पे आधार हो गया AB। दूसरा तरीका ध्यान रखना, थीटा जो दिया गया है तो थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा कौन सी होती है? लंब होती है। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब है BC। तो जो बच गई भुजा AB वो क्या हो जाएगा? आधार। क्योंकि कर्ण तो ये हो गया, लंब ये हो गया, तो बच गया कौन? आधार AB। तो यहाँ पे आधार AB होगा। अब आते हैं वापिस क्षेत्रमिति में। तो यहाँ पे परिमाप आप जान चुके हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने का आसान तरीका इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? आधार वही हो जाएगा जो इसका आधार BC दिया गया है, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? AB। तो यहाँ पे हो जाएगा BC और गुणा AB। ये सबसे आसान होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो विषम बाहु के बाद में हमने समकोण त्रिभुज भी पढ़ लिया है, और ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और परिमाप तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो त्रिभुज का परिमाप पढ़ लिया और क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब नंबर है वर्त का। तो वर्त का परिमाप आप जान चुके हैं, वर्त का हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो किसी भी वर्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ये होती है त्रिज्या R। अब क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर में, इसका मतलब R स्क्वायर के रूप में आएगा। तो ध्यान रखना, वर्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर लगभग आप जानते हैं, बहुत ही आसान है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब इस वर्त का क्षेत्रफल तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन क्या आप अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है, अगर मैं इसको आधा हटा देता हूं तो आधा क्षेत्रफल भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर का आधा, या आधा पाई R स्क्वायर, या पाई R स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब आपको एक वर्त ऐसा ज्ञात करना है जिसमें ये कोई वर्त था और यहाँ पे ये इसका पूरा एरिया था। आपने क्या किया, इस पूरे एरिया में से बीच में से एक वर्त है काटा और उसको हटा दिया, मतलब इस वर्त को हटा दिया। तो ये जो बाहर की तरफ एक पहिया नुमा आकृति बची है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? या मैं कहूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने जैसा चित्र बनाया है वही आपके लिए कंसेप्ट का काम करेगा। सबसे पहले मैंने पूरा वर्त बनाया, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल, इस बाहर वाले वर्त की त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, और ये जो अंदर वाला वर्त है इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरा वर्त बनाया, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल मतलब बाहर तक का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, और उसमें से मैंने इस अंदर वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो जो व्हाइट वाला एरिया उसको हटा दिया, तो केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये व्हाइट वाला जो वर्त है इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो इसको घटाऊंगा तो माइनस पाई R स्क्वायर, पाई आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी और एक बार a माइनस बी भी लिख सकते हैं। आप पाई R प्लस R और R माइनस R भी लिख सकते हैं। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याओं का योग, दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याओं का योग 17 सेमी, और त्रिज्याओं का अंतर है वो 3 सेमी। त्रिज्याओं का योग तो है 17 सेमी और अंतर है 3 सेमी। उन सेकेंद्रीय वर्तों का जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो योग का मतलब हो गया R प्लस R का मान दे दिया, और अंतर का मतलब हो गया R माइनस R का मान आपको दे दिया। तो दोनों ही तरीके आपको ध्यान में होने चाहिए। हम यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखना है क्षेत्रमिति में, और R प्लस R का मतलब त्रिज्याओं का योग, यहाँ पे 17 लिखेंगे और अंतर 3 लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने रिवीजन क्लासेज में क्षेत्रमिति को एक बार वापस कवर कर लिया है। परिमाप और क्षेत्रफल के सारे सूत्र आपके लिए एक बार रिवाइज हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप और क्या चाहते हैं जरूर लिख के मुझे बताना। धन्यवाद।